नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बिहार दरोगा मेंस पेड बैच में जो साइंस में फिजिक्स का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाया गया है वो सभी फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है सभी एक ही वीडियो में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें जो जितने भी फिजिक्स से जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है उससे मोस्ट वीवीआई प्रश्न इसमें शामिल किया गया है, जिससे इसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अभी एक ही वीडियो में। पहला चैप्टर इसमें रहेगा गति और गति का नियम, दूसरा रहेगा गुरुत्वाकर्षण, तीसरा कार्य और शक्ति, चौथा रहेगा साउंड यानी कि ध्वनि, और पांचवा लाइट रहेगा यानी कि प्रकाश, फिर मानव नेत्र, और सातवें में रहेगा विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव है ना। इससे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है और चैप्टर कौन सा, गति और गति का नियम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। तो किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, ये बात सही है ना। विस्थापन कहते हैं किसे, जैसे एक बिंदु से और जैसे चलना शुरू करते हैं तो जो अंतिम बिंदु होता है ना वो दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है वो विस्थापन कहलाता है। मान के चलिए अंतिम बिंदु ये लौट कर यहीं आ गया तो क्या होगा, इसका जो विस्थापन क्या होगा, शून्य हो गया है ना। तो इसलिए क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच न्यूनतम दूरी होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट सही है। यदि गतिशील वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों समान हो, हाँ ये बात सही है, दोनों समान होगा तभी ये क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों कथन सही है और इसमें सही स्पष्टीकरण है या नहीं इसको चेक करने के लिए क्या बोलते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है क्योंकि, है ना, क्योंकि लगाने के बाद अगर पूरी तरह से ये सेटिस्फाइड हो जाए और ये सेंटेंस पूरा स्टेटमेंट ये एक सेंटेंस बन जाए तो ये सही स्पष्टीकरण भी होता है। जैसे किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है क्योंकि यदि गतिशील वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों समान हो, तो इसका सही कारण भी है, तो इसका सही स्पष्टीकरण हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। देखिए मिनिमम जो दूरी होता है किसी दो बिंदुओं के बीच, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच जो मिनिमम दूरी होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और कुल दूरी जो होता है वो कुल लंबाई जो होता है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है ये ध्यान रखना, और विस्थापन क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा एक प्रमुख अदिश राशि है। तो ऊर्जा एक प्रमुख अदिश राशि है, ये बात सही है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों गलत हो गया। यहाँ अदिश मतलब दिशा नहीं, केवल परिमाण। ठीक है, तो दिशा यहाँ दे दिया तो ये वाला गलत हो गया, तो ए सही और आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है और कार्य करने की दर क्या, शक्ति कहलाता है ना। शक्ति बराबर फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, W/T हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से गलत चुनना है। देखिए त्वरण क्या बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग माइनस करते हैं और समय लिया गया, तो ये बात सही है, त्वरण के बराबर यही सूत्र होता है। ठीक है, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ये बात सही है। फिर क्या, औसत वेग क्या, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ के अब बटा में 2 कर दिए तो वो औसत वेग हो गया, ये भी सही है। फिर क्या बोला, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये गलत हो गया क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो ये वाला गलत है, यही आंसर हो जाएगा, 3 का डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा गति और चाल ये दोनों का क्या होता है, गति बोलिए या तो चाल बोलिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। गति और वेग ये क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन होता है ना, विस्थापन बटे समय। चाल, वेग, गति ये तीनों का ऐसा मात्रक अगर पूछे क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है ना। चाल, वेग या गति का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, त्वरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ अस्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ को निरूपित करता है। अस्थिर वस्तु का है ना, ये देखिए 4 इसमें दिया हुआ इमेज, तो अस्थिर वस्तु का हो जाएगा इसमें से कौन सा, अस्थिर वाला में देखिएगा ये वाला हुआ है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जैसे समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है दूरी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है एकदम अस्थिरता के साथ, है ना। तो ऐसे बाकी इसमें देखिएगा तो कोई समय इधर बढ़ रहा है तो दूरी तेजी से बढ़ रहा है ना। तो इस अनुसार से ये ऑप्शन बी वाला अस्थिर के साथ बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल
दो वस्तुओं के बीच आकर्षण और विकर्षण दोनों गुण को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, ये वाला गलत है, क्योंकि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल में क्या केवल आकर्षण होता है ना, विकर्षण नहीं। आकर्षण होता है, आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण में, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक के आवेश पर निर्भर करता है, तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करता, मालूम। देखिए नाभिकीय बल जो होता है परमाणु के नाभिक के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आवेश पर निर्भर अगर करता तो देखिए नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन में क्या आवेशहीनता है, फिर भी वो अंदर है, उसको आकर्षित करके रखा हुआ है, इसलिए आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या गलत है। पूछा सत्य कौन सा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। तो ये बात सत्य है कि संतुलित बल जो होता है, संतुलित बल है तो किसी वस्तु में क्या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। किसी वस्तु पर कार्यरत सभी संतुलित बलों का परिमाण शून्य हो जाता है, ये बात भी सही है ना। परिमाण क्या होगा, शून्य होगा, तभी तो संतुलित होगा। ये सही स्पष्टीकरण भी है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। देखिए पहला क्या है, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ये बात गलत है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलता है, और न्यूटन का दूसरा नियम से क्या बल का सूत्र निकलता है, बल का व्यंजन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा होता तो पहला नियम होता है ना, तो इसलिए वाला गलत है। पेशीय बल और अभिलंब बल स्पर्श बल का उदाहरण है, तो ये बात सही है। पेशीय बल और अभिलंब बल जो है ये स्पर्श या तो संपर्श बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया था, ये भी सही है। बल का सीजीएस मात्रक न्यूटन होता है, ये गलत है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक क्या होगा, डाइन होगा, क्या डाइन होता है ना, तो ये वाला गलत है। यानी कि एक गलत था और 4 गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस की गति 10 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यदि बस का त्वरण एक समान हो तो ऋणात्मक त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए 10 सेकंड यहाँ पर टाइम दिया है और वेग में परिवर्तन भी आपको दे दिया। वेग में परिवर्तन क्या हुआ, 100 किलोमीटर से घटकर क्या हुआ, 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया, 40 हुआ, यानी कि अंतिम वेग ये है और प्रारंभिक वेग ये है। आपको टाइम यहाँ पर देखिए कितना, 10 सेकंड हो गया। और वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन अगर देखेंगे तो अंतिम वेग माइनस होता है क्या, प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग 40 है और प्रारंभिक कितना है, 100 है, तो अंतर करेंगे कितना आएगा, -60 आएगा। ठीक है, -60 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, ये सेकंड में जैसे ये दिया हुआ है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको क्या कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो सारा यूनिट एक जैसा होगा, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलेंगे। अच्छा, वेग में परिवर्तन होता है क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है, तो ये -60 हो गया, दोनों में अंतर, और बटे समय कितना है, 10 है। एक मिनट, यहाँ पर क्या है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, तो पहले किलोमीटर में, एक मिनट, किलोमीटर में पहले क्या करना है, उसको मीटर में बदलेंगे ना, तो गुना 1000 करिए। ठीक है, और ये किलोमीटर 1 घंटा है, यानी कि 60 मिनट है, और गुना 60 का जी, तो ये सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो 1 60 से ये 60 चला जाएगा, शून्य से ये शून्य जाएगा, 100/6 है, यानी कि फिर क्या आएगा, 50/3 आएगा, है ना। तो ये हुआ क्या, माइनस माइनस में 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये आया क्या, वेग में ये परिवर्तन हुआ, त्वरण क्या होगा, है ना, त्वरण ऋणात्मक त्वरण पूछा था, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो दर में मतलब टाइम क्या है, 10 सेकंड, बटे में 10 यहाँ पर दीजिएगा, यानी कि गुना में 10 आ जाएगा, ये 10 से ये के चला जाएगा, 5/3 आंसर होगा, 5/3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा 5/3, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूटन की गति के तीसरे नियमानुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा एक ही वस्तु पर कार्य करता है, ये गलत है, क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया करता है हमेशा क्या दोनों वस्तु पर, है ना, समान और विपरीत दिशा में कार्य करता है ना, अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है, एक ही वस्तु पर यहाँ लिखा, ये गलत हो गया। जेट वायुयान संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जेट वायुयान जो है संवेग संरक्षण पे सिद्धांत ये पर कार्य करता है, तो ये वाला यहाँ पर क्या है,
सही है ना। यहाँ पर ये सही है। पूछा कौन सा सत्य है, तो केवल कथन दो सत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 में क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड ये क्या हो गया, वेग हो गया है ना, कि चाल से गतिमान 100 केजी वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, तो त्वरण तथा परिणामी बल क्या होगा। तो पहले एक चीज निकाल लेते हैं, क्या, त्वरण है ना। त्वरण क्या होगा, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर क्या भी दिया हुआ है, ठीक है। भी आपको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, फिर आपको एम दिया हुआ है 100 केजी, है ना। और जो डिस्टेंस कितना, जो यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाता है, तो एस बराबर दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो ये वाला जो एस दिया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो पूछा क्या है, त्वरण। त्वरण निकालना है, एक ये फॉर्मूला होता है आपका, देखिए भी स्क्वायर, गति का जो नियम होता है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, अब प्लस 2as होता है, ठीक है, प्लस 2as होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रेक लगा रहे हैं तो माइनस होगा, है ना। ब्रेक लगा दिए तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, रोक लगा, जब ब्रेक लगा दिए तो अंतिम वेग क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। जब वेग लगा, क्या है, ब्रेक लगा देते हैं तो अंतिम वेग जो होता है भी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा तो आसानी से आप साथ में बनाते जाइएगा तो समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला पर हम लोग क्या बैठाएंगे, ठीक है। इस पर फॉर्मूला पर बैठा के ए यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि एस भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एस दिया हुआ है, ठीक है। और अंतिम वेग भी यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है। प्रारंभिक वेग यहाँ पर दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर क्या ए निकल जाएगा ना, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अंतिम वेग क्या हुआ, जीरो हो गया, बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बराबर क्या, यू स्क्वायर। यू कितना है, प्रारंभिक 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और माइनस में 2as, 2 और ए रखिए इसे, क्योंकि ए निकालना है, एस कितना है 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 50 दूनी 100, 100 ए बराबर क्या हो गया 400, 100 ए बराबर यहाँ पर 400, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा, 100 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि त्वरण क्या आ गया, 4, 4 एक ही में दिया हुआ है त्वरण, यहाँ पर 4 है, यहाँ ऑप्शन बी में, और कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो तुरंत निकल गया। अगर बल भी निकालना है तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एम कितना दिया हुआ है, एम 100 दिया हुआ है, और ए कितना है 4 है, तो 4 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा, देखिए 400 न्यूटन आ गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, क्या, भी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर और प्लस 2as होता है, लेकिन अगर ब्रेक लगा देते हैं तो माइनस 2as होता है। तो चलिए ये यहाँ पर होता है ये वाला समाप्त, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब यहाँ पर आता है गुरुत्वाकर्षण, है दूसरा चैप्टर यहाँ पर आ गया, क्या, गुरुत्वाकर्षण। चलिए पहला प्रश्न क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार आकर्षण बल के निम्न परिमाण प्रदर्शित होते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है, आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, है ना। तो ये बात सही है। जैसे फॉर्मूला क्या बताया था न्यूटन ने, एफ बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 और बटा में आर स्क्वायर होता है ना। तो क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के, है ना, गुणनफल क्या हुआ, समानुपाती हुआ। फिर ये वाला सही हो गया। दूसरा क्या बोला, आकर्षण बल जो होता है वस्तु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के नहीं बल्कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, नीचे में क्या होता है आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती लिखा था इसलिए ये वाला गलत है। केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, और 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है ये बताना है। पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर क्या, इसे स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या, ये गलत हो गया ना, स्मॉल जी द्वारा नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो दूसरा यहाँ पर गलत है। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के लिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान अपरिवर्तित रहता है, ये बात सही है ना, सब जगह समान रहता है। इसका मान 6.674 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहला नंबर क्या हुआ, 1 और 3 4 यहाँ पर सही है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा हुआ गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक पूछे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये वाला भी इसका मान क्या होता है 6.674 गुना 10 के पावर माइनस 11
और ये इसका मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो 1, 3, 4 सही था, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 2 का सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, यह स्टेटमेंट सही है। स्मॉल जी का मान यही होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले गुरुत्व के अधीन पृथ्वी पर गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य होता है, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान विभिन्न आकाशीय पिंडों के लिए एक समान होता है, तो विभिन्न आकाशीय पिंडों एक समान नहीं होता है ना, 1 और 2 ही सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच संबंध को सही प्रदर्शित करता है कौन? तो ये स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी और m बटा आर स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कई जगह काम आता है। स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी और m बटा आर स्क्वायर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? तो स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, तो ये बात यहाँ पर क्या सही है ना, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, ये जो भूमध्य रेखा का जो त्रिज्या होती है, इससे क्या होता है, ये अधिक होता है ना। भूमध्य रेखा ध्रुवों पर क्या होता है, त्रिज्या क्या बोला, यहाँ त्रिज्या कम होगा है ना भूमध्य रेखा पर। ये जो ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर क्या होता है, भूमध्य रेखा की अपेक्षा त्रिज्या कम होता है, इसलिए ध्रुवों पर मान क्या होता है, अधिकतम होता है ना, अधिकतम होगा है ना, क्योंकि अधिक दूरी जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान घटेगा। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी है, इधर मैक्सिमम दूरी है, यहाँ दूरी कम है, इसलिए यहाँ पर मान क्या होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या सही है। फिर क्या, पृथ्वी के सतह से ऊपर या सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, पृथ्वी के सतह से, तो ये वाला गलत होगा। क्या होगा, सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे ना, सतह से अगर बात करेंगे तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे तो मान क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा है ना, तो ये वाला गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और भार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है, जबकि भार को कमानी तुला द्वारा मापा जाता है, तो ये वाला सही है। ठीक है, पूछा क्या आपसे, कौन सा कथन असत्य है ना, स्थान के परिवर्तन से द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहता है, तो ये गलत है ना, क्योंकि भार परिवर्तित हो जाता है ना, द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन भार क्या है, परिवर्तन होता है। फिर क्या, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ये बात सही है। असत्य पूछा था, तो केवल 2 यहाँ पर असत्य है, केवल 2 असत्य हो जाएगा, यानी कि 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिफ्ट में व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव हो सकता है, ये बात सही है कि लिफ्ट में भारहीनता का अनुभव हो सकता है जब लिफ्ट समान वेग से नीचे गति में हो, समान वेग से नीचे गति में हो, या जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, ये वाला सही है। जब लिफ्ट की, ये क्या समान गति से नीचे होगा तो कम महसूस होगा, लेकिन भारहीनता का महसूस हो रहा है, अचानक क्या है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो ये वाला सही है। फिर क्या, जब लिफ्ट का त्वरण स्मॉल जी से अधिक हो, तो ये वाला भी गलत है। ए और R2 सही है ना, ए और R2 यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ए और R2 दोनों सत्य है और R2 ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, उपग्रहों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है ना, भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है, ये सही है। फिर क्या, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल ही उसे नियत कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ये बात भी सही है। उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत है, क्योंकि देखिए कक्षीय वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है मालूम, रूट अंडर कैपिटल जी और ये m बटे r होता है। ठीक है, ये जो m है ना, ये होता है मास किसका, पृथ्वी के। उपग्रह का जो कक्षीय वेग है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत है ना, उपग्रह के नहीं बल्कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर ये निर्भर करता है। तो सत्य कथन कौन सा होगा, 1 और 2 सत्य होगा, ऑप्शन
बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, 8 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो ये सही है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, कृष्ण पिंड यानी कि ब्लैक होल प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, तो ये भी सही है ना। ब्लैक होल क्या करता है, प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग मौसम की निगरानी, भविष्यवाणी, ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु का अवलोकन और सैन्य जासूसी आदि कार्यों में किया जाता है, ये भी सही है ना। तीनों सही है, तो पूछा कि असत्य कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, एक मनुष्य का चंद्रमा पर भार 200 न्यूटन है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है स्क्वायर है, तो पृथ्वी पर मनुष्य का द्रव्यमान क्या होगा। पृथ्वी पर मनुष्य का द्रव्यमान क्या होगा, तो अब देखिए इसको बनाना कैसे है। यहाँ पर आपको चंद्रमा पर भार दिया है क्या, 200 न्यूटन। चंद्रमा पर भार दिया है क्या, 200 न्यूटन। चंद्रमा पर भार है 200 न्यूटन। स्मॉल जी का मान दे दिया है, आपको ऐसे लिख लीजिएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चंद्रमा पर ये जो स्मॉल जी होता है, ये क्या पृथ्वी पर होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन चंद्रमा पर जो स्मॉल जी क्या होगा, कुछ भी क्या होता है 1/6 हो जाता है ना। तो चंद्रमा पर अगर स्मॉल जी देखेंगे तो ये क्या होगा, पृथ्वी पर 10 है तो चंद्रमा पर क्या होगा 10/6। ठीक है, अब चंद्रमा पर भार क्या होगा, है ना, इसके अनुसार जो हम लोग क्या है पृथ्वी पर पूछा क्या पृथ्वी पर मनुष्य का द्रव्यमान क्या होगा, है ना। तो चंद्रमा पर पहले भार इसका निकालते हैं। चंद्रमा पर जो भार होगा इसके अनुसार जो गुरुत्वीय सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो भार बराबर यहाँ पर क्या होता है एम जी, है ना, द्रव्यमान, और जी यहाँ पर क्या है G/6 हो जाएगा, है ना। चंद्रमा पर मतलब एक दूसरे के रिलेट कर रहे हैं, पृथ्वी से तुलना वहाँ पर चंद्रमा से कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके बराबर क्या दिया हुआ है 200 न्यूटन दिया हुआ है ना। एम इंटू क्या होता है G/6 बराबर 200 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम इंटू 10/6 बराबर में कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन। ठीक है, यहाँ एक शून्य से एक शून्य गया, यानी द्रव्यमान क्या हो गया 120 हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या निकल गया द्रव्यमान 120 केजी निकल गया, यही आंसर हो जाएगा ना 120 केजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर, पृथ्वी पर मनुष्य का द्रव्यमान क्या निकल गया 120 केजी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, एक पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 4 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर यानी कि अंतिम वेग क्या हो गया 0 हो गया। तो पत्थर का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। पत्थर का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा v बराबर u माइनस जी टी, है ना, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा ने पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है ना, और फिर क्या गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है उसको क्या नीचे की ओर खींचेगा, है ना। तो v बराबर क्या होगा u माइनस जी टी होगा। तो v अंतिम वेग क्या है 0 है, और u का मान क्या है, u का मान निकालना है प्रारंभिक वेग, और माइनस जी टी, जी का मान क्या हुआ, स्मॉल जी का मान क्या होता है 9.8 होता है, यानी 10 मानिए, और गुना क्या बोला 4 सेकेंड है, टी का मान क्या हुआ 4। ठीक है, तो यू का मान क्या निकल जाएगा 10 चौक 40, है ना। तो 40 यू का मान निकलेगा 40, लेकिन 40 के आसपास कौन है, ये वाला ऑप्शन नंबर है, क्योंकि 9.8 लेंगे यहाँ पर, तो यही आंसर आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी चैप्टर होता है समाप्त गुरुत्वाकर्षण वाला। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कार्य और ऊर्जा, है ना, कार्य और ऊर्जा से भिन्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है देखते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है कि एक पहलवान 500 न्यूटन के बल से दीवार को धकेलता है, लेकिन दीवार हिलती नहीं है, परिणामी कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो परिणामी जो कार्य कार्य क्या होगा, देखिए कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, है ना, बल गुना विस्थापन। तो बल तो आपने लगाया कितना 500 न्यूटन, विस्थापन क्या हुआ 0, क्योंकि दीवार तो हिलती ही नहीं है, तो 0 हुआ, 0 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कार्य बराबर क्या होगा 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल होता है, कार्य
क्या है, एक अदिश राशि है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी वस्तु पर किया गया कार्य अधिकतम होता है। ठीक है, पहला कथन दे दिया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य अधिकतम होता है। ये कब होता है, जब बल और वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का हो। कैसा होता है, देखिए कार्य बराबर बोला ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, एफ एस कोस थीटा होता है ना। तो थीटा का मान यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री दिया है। कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये अधिकतम नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री रेंज में रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर क्या बोला, ये तो गलत हो गया, अधिकतम कार्य है तो ये इसके अनुसार ये वाला गलत है। बल और वस्तु के विस्थापन के बीच कोण 0 हो, तो 0 हो तो क्या होगा, यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा, तो अधिकतम होगा, है ना। ये सही है। ठीक है, फिर क्या, बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो, 180 डिग्री होगा तो -1 होगा, कार्य क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, निगेटिव हो जाएगा। तो अधिकतम को कब होगा, तो जब कोण दोनों के बीच कोण क्या 0 डिग्री होगा, नहीं R2 वाला होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए और R2 दोनों सत्य है, और R2 जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बस ये ध्यान रखना है कि देखिए कोस 90 डिग्री पर क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान अधिकतम, और कोस 180 डिग्री पर क्या होता है, कार्य का मान ऋणात्मक होता है ना, निगेटिव। नेक्स्ट क्या है, ऋणात्मक कार्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछा क्या, कौन सा कथन असत्य है ना, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, ऋणात्मक कार्य के संदर्भ में पहला क्या, जब बल और वस्तु की गति के दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो ऋणात्मक कार्य होगा क्या, नहीं, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। ये 0 बनेगा, ऋणात्मक नहीं बनेगा। ऋणात्मक कब बनेगा, कोस 180 डिग्री, दोनों का बीच का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा तो बनेगा। ठीक है, यानी पहला गलत हो गया। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है क्या, तो ये तो सत्य है, क्योंकि ऊपर भेजे फेंकेंगे और गुरुत्व बल क्या नीचे खींचेगा, यानी कि क्या कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा, है। तो इस ये वाला सही है। फिर क्या, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः ऋणात्मक होता है, तो ये भी क्या है, सही है ना, अपोजिट लगता है। आप इधर जैसे घर्षण बल, आप इधर चलते हैं, घर्षण बल ठीक अपोजिट लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी यहाँ 180 डिग्री कोण बनाएगा, तो यानी कि ये भी क्या हुआ, निगेटिव होगा, ये सत्य है। यानी कि केवल एक असत्य है, पूछा था असत्य, तो केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 3 का ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, कार्य एक सदिश राशि, ये गलत हो गया। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है ना, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, ये सही है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ये सही है। यानी कि 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, एक बल्ब 1.5 मिनट में 9.6 केजी ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो बल की शक्ति का मान ज्ञात करें। बल की शक्ति का मान क्या है, बल की शक्ति, शक्ति मतलब पावर, पावर मतलब क्या होता है, ये कार्य बटे समय, है ना, टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊर्जा कितना खर्च कर रहा है, तो 9.6 है ना, 9.6, अब बटा में क्या है, कितना मिनट, 1.5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबको एक चीज़ में बदल देते हैं। जैसे किलो किलो जूल है, तो यहाँ पर 1000 से गुना कर देंगे, है ना, तो जूल में बदल जाएगा। इसमें क्या है, मिनट है तो सेकंड में बदल देंगे इसको, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, एक शून्य से एक शून्य चला जाएगा, 6 से कट जाएगा, 16×6 = 96। ठीक है, फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये 15, फिर 5 से 20 पंचे 100, यानी 16 दूनी 32, 320/3, है ना। तो ये वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गतिज ऊर्जा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके चाल के वर्ग के समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv²। अब देखिए क्या बोला, गतिज ऊर्जा जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान, ये बात सही है, एम द्रव्यमान, और उसके चाल के वर्ग, है ना, यानी कि भी के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ये बात सही है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर यही होता है। ठीक है, तो ये बात तो सही हो गया। फिर क्या है, गतिज ऊर्जा और अस्थिर ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ये भी सही है ना। गतिज ऊर्जा और
अस्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होगा, ये बात सही है। कुछ भी बोले, ऊर्जा ऊर्जा यहाँ लिखा है, बस ऊर्जा और कार्य ये दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये तीनों कथन सत्य है। पूछा असत्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं हो जाए, है ना। अब फॉर्मूला दोनों याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? यानी कि अस्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अस्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण अस्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। ये पूछा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और लास्ट में पूछा कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण मतलब खींचना, है ना। अस्थितिज ऊर्जा के उसकी ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत है ना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। ये वाला गलत है। किसी वस्तु को उसकी स्थिति या तो आकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ये बात सत्य है। उसकी स्थिति के कारण जो होगा अस्थितिज ऊर्जा। देखिए, कोई भी वस्तु अगर अस्थिर है तो उसके कारण जो ऊर्जा होगा अस्थितिज ऊर्जा होगा, जो गति में है तो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिखा? धनुष की तनी हुई डोरी में गतिज ऊर्जा संचित होती है, ये गलत है। धनुष की तनी हुई डोरी है तो उसमें क्या होगा? अस्थितिज ऊर्जा होगा, है ना। जैसे वो अस्थिर है, तनी हुई है, रुका हुआ है। अब जैसे चलता गोली उसमें होगा, है ना, बहता हुआ पानी उसमें गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन तनी हुई डोरी में क्या होगा? ये अस्थितिज ऊर्जा होगा। यहाँ गतिज ऊर्जा लिखा तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूछा था सत्य कौन सा है, तो ये वाला खाली सत्य होगा 2, है ना। 2, 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्या है? ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ये बात तो सही है ना। फिर क्या? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है, ये बात भी सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये गलत है ना। तो ए और आर सही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 35 किलो का पत्थर जमीन से 4 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा लगाए गए बल द्वारा बोझ पर किए गए कार्य कितना होगा? तो इसमें देखिए मास दे दिया है आपको 35 kg, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेंगे m बराबर दे दिया है 35, हाइट आपको दे दिया क्या? 4, और किया गया कार्य। अब कार्य वाला कैसे निकालेंगे? mgh, है ना। वो जो स्थितिज ऊर्जा वाला कार्य है वही वाला निकालेंगे mgh। अब गुना कर दीजिए, जी भी दिया हुआ यहाँ पर देखिए, तो m से गुना करिए, 35 चौके 140, और गुना जी करेंगे, 140 गुना 10 क्या होगा? 1400। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असत्य सुमेलन का चयन कीजिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3600 गुना 10 के पावर 3 जूल, ये वाला सही है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, ये भी सही है। और गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु गतिज ऊर्जा का अस्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण, ये वाला गलत है। गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु क्या होता है? पहले क्या अस्थिर रहता है, आप गिराएं उसको तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यही वाला असत्य पूछा था, यही आंसर हो जाएगा। बाकी गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² होता है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्या है? 120 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा प्रतिदिन कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होगी? तो ऊर्जा कितनी खपत होगी ये निकालना है ना। तो यूनिट बराबर क्या हो जाता है? यूनिट बराबर हो जाएगा कितना? ये वाट है ना, वाट यानी कि 120, और कितने घंटा, समय क्या है? 4, ठीक है। तो 120 कितनी ऊर्जा खपत होगी, तो वाट जितना मतलब वाट है और कितने घंटे यूज हो रहा है उसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाता है। तो 120 गुना 4 घंटे कर दिए, बटा में क्या करिए, तो ये 1000 कर दीजिए बटा में, ठीक है। तो बर्चो कितना हुआ? 48। यहाँ पर 48 है, 1000 बट्टा करेंगे तो ये वाला आएगा, यूनिट में बदलना है तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर चैप्टर आ जाता है आपका ध्वनि, है ना, साउंड। तो साउंड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, साउंड चैप्टर नंबर यहाँ पर 4 है। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो होता है ना, आवाज़ मतलब ध्वनि, ध्वनि की गति के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है?
वायुमंडल उपस्थित है ही नहीं, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एक आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। क्या आवाज़ सुन सकते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। सुन सकते क्या, नहीं सुन सकते ना, तो ये वाला गलत होगा, ठीक है। आर सही होगा, आर सही ए गलत, आर सही ए गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्वनि क्या निर्वात में गति नहीं करती है ना, प्रकाश वाले करती है निर्वात में गति, लेकिन ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। असत्य कथन कौन सा है, पहला क्या है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्का पिंडों आदि से अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है, ये बात सही है, ठीक है। फिर क्या है कि हृदय की इकोकार्डियोग्राफी तथा अल्ट्रासाउंड मशीन में उच्च आवृत्ति वाली प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है ना। दोनों कथन सत्य है, पूछा था असत्य कौन सा है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज जानते हैं आप, है ना, प्राश्रव्य, अपश्रव्य, है ना। श्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं, श्रव्य। अपश्रव्य क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है ना, 20 हर्ट्ज से कम हो गया। श्रव्य ध्वनि जो मानव सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होता है वो प्राश्रव्य होता है। नेक्स्ट क्या है, कथन और कारण में क्या है, पनडुब्बियों द्वारा समुद्र में नौवाहन समुद्र की गहराई का पता लगाने व समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो समुद्र के अंदर किसी को पता लगाने के लिए सोनार का, जबकि ऊपर जो वायुयान में हो गया, जेट विमान, ये सब में किसी का दिशा या तो किसी को पता करने के लिए किसका, रडार का प्रयोग करते हैं ना। सोनार उपक्रम उपकरण में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। तो यानी कि इसको क्योंकि लगाकर देखेंगे तो पता चलेगा सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। देखिए सोनार का उपयोग करते हैं क्योंकि सोनार उपकरण में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है ना, तो बिल्कुल सही है, यानी कि सही स्पष्टीकरण भी इसका है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न माध्यमों या पदार्थों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में ध्वनि की चाल को बढ़ा, ध्वनि की चाल क्या सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है ना, सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है ना। तो इसमें देखेंगे आरोही सबसे कम वाला किस में होगा ना, पहले यहाँ पर सबसे कम वाला यानी कि ये वायु में होगा, है ना। पहले क्या होगा, 5 वाला है, ठीक है, 5 वाला होगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। 5 हो गया, उसके बाद आएगा किस में, ये भी देखिए वायु क्या है, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, ठीक है। 5 के बाद 2 होगा, उसके बाद बच गया कौन, उसके बाद आएगा क्या, जल आएगा ना, 3 वाला। 5 2 1 है ना, जल 1 में है, 5 2 1, ठीक है। अब रही बात क्या, एल्युमिनियम और स्टील, तो एल्युमिनियम और स्टील में क्या होता है, एल्युमिनियम में ज़्यादा इसमें है घनत्व के कारण, इसमें इसमें क्या होगा, एक हो गया यहाँ पर, उसके बाद होगा आपको 4, है ना। स्टील से ज़्यादा ये घनत्व है तो इसलिए इसमें ज़्यादा होगा, है ना, तो स्टील यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कि पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 होगा। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा गति होगी, ठीक है। तो इसमें होगा 5 2 1 4 3, 5 2 1 4 3, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको बताया हुआ कि ध्वनि धैर्य से रिलेट कर लेना है, ध्वनि धैर्य हमेशा याद रहेगा, यानी कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब प्रकाश परस्त यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। विभिन्न असली और नकली दस्तावेजों की जांच के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये बात सही है, दोनों कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 5 का, एक और दो दोनों सही है, तो एक और दो किसी ऑप्शन में नहीं, इसको बना दीजिए, है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असत्य सुमेलन कीजिए। देखिए एक्स किरण क्या है, कैंसर रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। पराबैंगनी किरण कृत्रिम उपग्रह को सौर सेल द्वारा ऊर्जा देने में, सही है। अवरक्त किरण नाइट विजन कैमरे में, तो ये वाला इसका, एक मिनट फिर से समझिए। देखिए एक्स विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसका उपयोग है, ठीक है। तो एक्स किरण का कैंसर के इलाज में होता है, ये सही है। पराबैंगनी किरण कृत्रिम उपग्रह को सौर सेल द्वारा ऊर्जा देने में, ये वाला गलत है ना, ये गलत है, तो यही वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। अवरक्त किरण नाइट विजन कैमरे में सही है। सूक्ष्म किरण जो है माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने में किया जाता है, ये बात सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा मीठी और सुरीली होती है, तो ये बात सही है, ठीक है। फिर क्या, महिलाओं की आवाज़ की तारत्व वो आवृत्ति पुरुषों की तुलना में
उच्च होती है, तो ये बात भी क्या है यहाँ पर सही है ना। तो आंसर क्या होगा, दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन चुनना है। देखिए, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, ये सही है। किसी तरंग की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का मानक मात्रक जो है हर्ट्ज और मीटर होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य का मीटर, ये भी सही है। किसी तरंग की चाल उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के योग के बराबर होती है क्या, ये गलत है। क्योंकि देखिए, तरंग की चाल जो होता है भी बराबर क्या होता है, एन एन इंटू लेमडा होता है ना, एन इंटू लेमडा होता है, ठीक है। यानी कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के योग के बराबर नहीं, बल्कि गुणनफल के बराबर होता है ना, क्या होता है, एन लेमडा होता है, भी बराबर एन लेमडा। तो ये वाला गलत है, गलत पूछा था, यही आंसर होगा। ध्वनि का तारतम्य तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, गर्मियों में सर्दियों की तुलना में ध्वनि दूर तक और तेज सुनाई देता है, तो ये सही है ना। ध्वनि क्या है, गर्मियों में ताप बढ़ने से क्या होता है, गति क्या है ध्वनि की दूर तक जाती है ना, तो ये सुनाई देता है, सही। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम नहीं बल्कि अधिक हो जाती है ना, यहाँ पर क्या होगा, अधिक हो जाएगी, इसलिए ये वाला गलत है, ये सही है ना। तो ये सही परंतु आर गलत, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का सी। नेक्स्ट क्या है, एक तरंग 380 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, उसकी आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, तो तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो एक फॉर्मूला देखिए, तरंगदैर्घ्य और चाल है ना, और आवृत्ति, इससे संबंधित फॉर्मूला क्या है, एन लेमडा है ना, भी बराबर एन लेमडा, पूछा क्या लेमडा, तो भी बटा एन कर देंगे, यानी कि 338, ये है भी चाल है, अब बटे क्या एन आवृत्ति, यानी कि 220 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा है ना। शून्य से शून्य कट गया, ये 2 से कट जाएगा, 19/11, 19/11, तो 11 कितना एक बार में जाएगा, एक वाला यही है ना, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है ना, भी बराबर क्या होता है, एन लेमडा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्री जहाज से दुश्मन पनडुब्बी की दूरी जानने के लिए सोनार से 450 मीटर की चाल से ध्वनि को भेजा गया, ठीक है। आप यहाँ से मान के लिए समुद्री जहाज से अपना और उसके दुश्मन की पनडुब्बी की जानकारी के लिए भेजा गया, जिसकी प्रतिध्वनि 10 सेकंड बाद प्राप्त होती है, यानी कि प्रतिध्वनि का मतलब क्या हुआ, यहाँ से टकरा के फिर यहाँ आया है ना, तो 10 सेकंड बाद प्राप्त होती है, यानी कि ये दो डिस्टेंस यहाँ पर क्या डबल डिस्टेंस इसको दूरी तय किया, एक बार गया और एक बार आया है ना, यानी कि यूँ समझिए कि अगर डिस्टेंस मालूम करना है उनके बीच की दूरी क्या होगा, तो ये 5 सेकंड वाली दूरी होगा ना, क्योंकि 10 सेकंड कब लगा, जब गया और फिर आया, तभी तो प्रतिध्वनि हुआ ना, लौट के आया, यानी कि 5 सेकंड में जो होगा, यानी कि 10 सेकंड की अगर बात करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो उसके बीच की दूरी होगा, ठीक है। तो दूरी निकालना है, तो अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो चाल कितना है, 450 से गया था, और समय कितना, यहाँ पर अगर 10 सेकंड दिया है, तो इसको 10 से अगर गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 4500, लेकिन ये क्या है, डबल दूरी है ना, क्योंकि आया गया और आया, तो एक्चुअल दूरी क्या होगा, इसका आधा कर दीजिए, 4500 को आधा करेंगे तो 2250 होगा ना, 2250 है ना, 2250, ये क्या होगा, मीटर है ना, अब किलोमीटर में बदलेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यही आएगा ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, जब ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है तो इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है, ये बात सत्य है ना। फिर क्या, तार वाद्य यंत्र यानी सितार गिटार अनुनाद के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी सही है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, ये बात भी सही है। पूछा था क्या सत्य कौन सा है, तो सभी सही है, आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, यहाँ पर क्या होगा, सभी, इनमें से सभी सही है ना, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा करेक्ट, सभी सही है। नेक्स्ट क्या है, सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 13, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 13 है, 13 है, तो यहाँ पर क्या है, सुमेलित करना है ना। अब देखिए, अपश्रव्य है ना, जो जानते हैं पहले उसको मिला लीजिए, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अपश्रव्य क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी डी का 2 होगा है ना, डी का 2 एक ही जगह है ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। डी का 2 देखिए एक ही जगह ना यहाँ पर, अपश्रव्य मालूम है आपको 20 हर्ट्ज से कम होता है। फिर चीज़ें मिला लीजिए, हाइपरसोनिक क्या हो जाएगा, ध्वनि के चाल का 5 गुना से अधिक होता है हाइपरसोनिक। ध्वनि की तीव्रता का मापन क्या हो जाएगा, तो ये होता है डेसिबल होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है, 17.2 मीटर होता है, सी का 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाला चैप्टर भी होता है साउंड वाला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लाइट, यानी कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये बात सत्य है। प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ है। ध्वनि कैसा है, ध्वनि धैर्य, यानी कि ध्वनि क्या है, अनुधैर्य तरंग है, तो ये वाला सही है। फिर क्या, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर नहीं होता है ना, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों का स्वभाव रखता है, ये बात भी सही है ना। प्रकाश के कण और तरंग दोनों जैसा ये स्वभाव रखता है, तो ये वाला सही है। पूछा था क्या, सत्य कौन सा, 1 और 3 सत्य है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है कि सूर्य एक प्रकार का प्रदीप्त पिंड है, तो ये क्या सही है ना, सूर्य एक प्रकार का प्रदीप्त पिंड है, ठीक है। फिर क्या है, सूर्य दूसरे पिंड का प्रकाश पाकर चमकता है, ये गलत है। सूर्य का क्या है, सूर्य का अपना प्रकाश है ना, दूसरे का नहीं। चंद्रमा भले क्या करता है, दूसरे पिंड का प्रकाश पाकर चमकता है, तो ये वाला सूर्य के बारे में लिखा, ये गलत है। सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ये बात सत्य है ना। इसलिए क्या है, सूर्य एक प्रकार का प्रदीप्त पिंड है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ए और R2 दोनों, ए और R2 दोनों सत्य है, और R2 जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, प्रकाश की किरण अगर परावर्तक सतह पर लंबवत है तो इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है 90 डिग्री होगा, ये गलत है। देखिए, प्रकाश की किरण अगर परावर्तक सतह है ना, परावर्तक सतह, प्रकाश की किरण जो है परावर्तक सतह पर लंबवत है, तो ये कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, बल्कि 0 डिग्री का होगा। मान लो जैसे ये आया और फिर इसी, जैसे कि ये प्रकाश आया फिर इसी पर चला गया, तो ये क्या होगा, 0, इसके बीच क्या 0 डिग्री पर कोण बनेगा ना, तो ये 90 डिग्री, ये गलत लिखा है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा और उल्टा बनता है, तो ये वाला भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा, और आभासी होता है सीधा, है ना, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है। सत्य पूछा था, तो इनमें से कोई नहीं सत्य होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री पर रखे गए हैं, यदि उनके बीच एक कलम रखा जाता है तो कलम के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला 360। अब बटन में क्या कितने डिग्री पर रखा हुआ है ना, तो 45 डिग्री पर, यानी 45, अब -1 कर देंगे, 45 ये कितने बार में काटेगा, 8 बार में ना, 8 -1 करेंगे, कितना आएगा आंसर, 7 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 7 यहाँ पर देख लेते हैं किसमें है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद आंसर बताना है। तो पहला क्या है कि उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है, ये सही है। अपसारी दर्पण यानी कि बिखेरने वाला है। उत्तल दर्पण जो है ये क्या होता है, अपसारी दर्पण है, ठीक है। और अवतल क्या होता है, अभिसारी हो जाएगा। उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है, ये सही है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ये गलत है, केंद्रित नहीं करता, ये बिखेरता है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ए सही और आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संदर्भ में विचार कीजिए और आंसर बताना है। देखिए क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वो वस्तु से बड़ा बनता है, ये बात सही है। मतलब है ना, काल्पनिक सीधा ये वस्तु से बड़ा बन सकता है, ये बात गलत नहीं है ना, ये सही है। क्या वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तब, तो ये गलत है, ये वाला गलत है। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तब, है ना, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तब। वस्तु ध्रुव पर स्थित है, नहीं। क्या ये R2 वाला सही है ना, और ए वाला सही है, तो ए और R2 सही है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और R2 सत्य है, और R2 ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, उत्तल दर्पण पर अनंत से आने वाली वस्तु की किरण का प्रतिबिंब उसके फोकस पर आभासी
सीधा और वस्तु के समान आकार का बनता है, ये गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा बनता है। समान आकार यहाँ लिखा था, इसलिए ये गलत हो गया। ENT के डॉक्टर आंतरिक भाग के जांच हेतु उत्तल दर्पण का, ये गलत है। डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, ना उत्तल का नहीं करते। दोनों गलत हो गया। सत्य पूछा था, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो चलिए ये तो सही है, अनंत होती है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, ये भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग सही है। अस्पष्टीकरण इसका नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? सुमेलित करना है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में कभी कंफ्यूजन अगर होता है तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। दर्पण में क्या होगा, देखिए दोनों चीज़ें होता है। दर्पण में सूत्र, जैसे कि ये वाला दर्पण सूत्र 1/v, यहाँ पर क्या होगा, देखिए कुछ एरर यहाँ पर लिखा है लगता है। 1/v बट्टा 1/v + 1/u बराबर में क्या होगा, यहाँ पर 1/f या तो 2/r भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या होगा, ये प्लस वाला होगा। दर्पण वाला क्या होता है, यहाँ प्लस वाला होता है, ठीक है। और लेंस वाला क्या होता है, लेंस माइनस वाला होता है। हमेशा के लिए याद रख लेना क्या है, लेंस माइनस, ठीक है। लेंस क्या होता है, माइनस, और दर्पण पो प्लस, है ना, प्लस वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करना, एक का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सी का 3 हो गया। दर्पण की शक्ति क्या हो गया, शक्ति वाला ये होगा ना, P = 1/f, है ना। बी का यहाँ पर 4 होगा। और लेंस आवर्धन हो जाएगा ये क्या, m = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये होगा D का 2 हो जाएगा, ठीक है। एक का 1 हो गया, B का 4, एक का 1, B का 4, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 9 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित घटना का चयन करें। अपवर्तन के कारण, तो खतरे के संकेत का लाल होना, ये अपवर्तन नहीं बल्कि ये क्या है, प्रकीर्णन के होता है ना, ये प्रकीर्णन की वजह से होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होता है, ये बात अपवर्तन के कारण ही होता है ना। जैसे पानी से भरी बाल्टी में छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, भरी बाल्टी गहराई कम प्रतीत होता है, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। ये यहाँ पर क्या सही है। फिर देखते हैं क्या, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है ना। सूर्य का लाल दिखाई देना डूबते समय उगते समय, वो होता है प्रकीर्णन, लेकिन पहले और बाद में जो दिखाई देता है वो होता है अपवर्तन के कारण होता है ना। बी और सी यहाँ पर दोनों सही है, यानी एक से अधिक सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। इसमें क्या, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु अनिवार्य शर्त क्या है? तो अनिवार्य शर्त क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हुए द्रुत गति से सूचनाओं को स्थानांतरण करता है, सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है, ये भी सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण गर्मियों में जो रेगिस्तानी क्षेत्र में मरीचिका बनता है, ये भी सही है। उपर्युक्त क्या है, सभी सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है जिनकी संयोजन क्षमता क्रमशः 4D - 2D और +5D है। तो लेंस की संयोजन क्षमता क्या होगी, यानी कुल क्षमता क्या होता है, तो जितनी क्षमता है वो सबको जोड़ दीजिए। 4 और 5 9 -2 क्या होगा, 7। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है ना। देखिए, वर्णांधता है ना रोग में मानव का आंख लाल वो हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, ये बात सही है। वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति के आंख के रेटिना में दंड क्षण या तो कोशिका नहीं पाई जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि वर्णांधता का इससे मतलब नहीं है, कलर से मतलब है ना। फिर क्या है, वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति के नेत्र लेंस की संयोजन क्षमता कम हो जाती है, तो ये भी यहाँ पर क्या गलत है। क्या, वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति के नेत्र रेटिना में शंकु कोशिका नहीं पाई जाती, ये बात सत्य है। शंकु कोशिका उसमें नहीं पाई जाती है ना। तो ए और R3 सत्य है ना, ए और R3 सत्य है, और सही स्पष्टीकरण भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2/√3 है, तो माध्यम का हवा के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करें। क्या होता है क्रांतिक कोण, साइन आई बराबर क्या होता है 1/μ होता है ना। तो 1/μ मतलब ये जो अपवर्तनांक है, तो 1/2/√3 करेंगे, तो √3 जो होता है ना, ये उलट जाएगा है ना, √3/2
2 हो जाएगा। तो साइन आई यानी कि साइन जो सी थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन कितना का मान होता है, √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अब चैप्टर आ गया मानव नेत्र, है ना, चैप्टर नंबर 6 में क्या मानव नेत्र। अब यहाँ से देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेत्र लेंस सिलियसी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। ये बात सही है कि नेत्र लेंस जो है सिलियसी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। कॉर्निया श्वेत पटल का कुछ उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। ये बात भी सही है, कॉर्निया क्या होता है, श्वेत पटल का कुछ उभरा हुआ भाग, पारदर्शी भाग होता है। नेत्र का सबसे भीतरी भाग को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ये भी सही है, नेत्र का सबसे भीतरी परत जो है भाग को रेटिना या तो दृष्टि पटल कहा जाता है। सभी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है कचाभ द्रव। ये कचाभ द्रव जो है, इसमें भी देखिए जो जानते हैं पहले उसको मिला सकते हैं ना। चलिए कचाभ द्रव का मिला देते हैं। कचाभ द्रव जो हो जाएगा, इसका मिलान देखिए क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव होता है उसे कचाभ द्रव ही कहा जाता है ना। तो इसका मिलान यहाँ हो गया। जलीय द्रव क्या होगा, कॉर्निया और लेंस के बीच अस्थित द्रव, वो जलीय द्रव कहलाता है। क्या, कॉर्निया और लेंस के बीच जो अस्थित द्रव है जलीय द्रव कहलाता है। आंख का रंग को निर्धारित कौन करता है, परितारिका करता है। इंग्लिश में इसको आइरिस कहा जाता है ना। आंख का रंग हो गया परितारिका। आंख का निकटतम बिंदु क्या होता है, यानी स्पष्ट दृष्टि देखने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि सभी का सामने सामने मिलान सही है, यानी कि 1 2 3 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण रेटिना करता है क्या। तो देखिए मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है रेटिना नहीं करता, बल्कि कौन करता मालूम, वो परितारिका करता है ना। परितारिका नहीं, आइरिस करता है या तो पुतली करता है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, मानव नेत्र का आइरिस मंद या तो तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में पुतली के छिद्र आकार को नियंत्रित करता है। तो ये वाला सही होगा, है ना। तो आंसर होगा क्या, 3 का आंसर हो जाएगा ए। आर आर सही है ना, परंतु ए गलत था, ए गलत था, आर सही, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निकट दृष्टि दोष होने पर निकट की वस्तु स्पष्ट दिख जाती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये बात सही है, निकट दृष्टि दोष है लेकिन क्या, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक, उल्टा होता है इसमें ना, तो ये बात सही है, ये क्या सही है। फिर क्या, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है ना। निकट में क्या है, 3 लेटर है, 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। यहीं पर क्या, दूर दृष्टि दोष यानी 2 लेटर है, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, यानी उत्तल लेंस का ना। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो निकट में क्या होगा, 4, ये वाला अवतल लेंस, ये सही है। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, 4 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण अलग अलग है क्योंकि सही है ना। नेक्स्ट क्या, स्पष्टीकरण नहीं था। वृद्ध व्यक्ति के नेत्र से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। तो मोतियाबिंद कहा जाता है, ये बात सही है ना। फिर क्या है, वृद्ध व्यक्ति के आंख के कोर्निया पर एक परत जम जाती है तथा नेत्र लेंस दुधिया हो जाता है। ये भी सही है ना। और देखिए वृद्ध व्यक्ति के नेत्र से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के आंख के कोर्निया पर एक परत जम जाती है और नेत्र लेंस दुधिया हो जाता है। इसका सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि के बाद अगर सेंटेंस पूरा हो जाता है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये क्या है, स्पष्टीकरण भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मानव नेत्र से इसमें 5 प्रश्न दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव। चलिए बिहार दरोगा मेंस क्लास, पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये बात सही है ना, क्योंकि देखिए Q बराबर होता है ना आई टी, Q बराबर आई टी होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आवेश क्या है, विद्युत धारा कहते हैं, तो ये बात सही है। पारंपरिक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ये गलत है, उल्टा लिख दिया यहाँ पर। पारंपरिक रूप से क्या था, विद्युत धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा है, तो ए सही, आर गलत होगा। समझेंगे नहीं, एक मिनट यहाँ पर फिर से देखते हैं। देखिए क्या बोला, हाँ नहीं सही था। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा, ये सही है। पारंपरिक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, उच्च से, हाँ उच्च से निम्न की ओर जाएगा ना, सही है। उच्च से निम्न की ओर, निम्न विभव की ओर जाएगा, ये बात सही है। दोनों अलग अलग सही है, स्पष्टीकरण नहीं है ना, ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और क्यू बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना। क्यू यहाँ आवेश हो गया, आई धारा हो गया, टी क्या हो गया, समय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये बात सही है ना। ये क्या सही है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जर्मेनियम और आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जर्मेनियम क्या होता है, विद्युत का ये अर्धचालक है। क्या अर्धचालक, कुचालक नहीं कर सकते ना, ये वाला गलत हो गया। हालांकि आसुत जल जो है, ये शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ये बात सही है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जर्मेनियम क्या अर्धचालक होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का मापन गैल्वेनोमीटर उपकरण से किया जाता है, ये गलत है। विद्युत धारा की प्रबलता का मापन जो है मुख्य रूप से एमीटर से किया जाता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से परिपथ में बहुत कम धारा की उपस्थिति का पता लगाने और उसकी दिशा जानने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। तो सही पूछा था, आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चालक तार की लंबाई दुगना बिना खींचे बढ़ा देने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के समानुपाती होता है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे दुगना ही होगा ना, जैसे दुगना करेंगे तो ये प्रतिरोध भी दुगना ही होगा, 4 गुना नहीं होगा, ये गलत है। चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती होता है, ये वाला सही है ना, समानुपाती होता है। यानी कि होगा क्या, ए गलत आर सही है ना, ए गलत आर सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्या है, किसी चालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सही है ना, भी बराबर क्या होता है, आई आर है ना, भी बराबर आई आर। किसी चालक का, ये ओम का नियम है, विद्युत किसी चालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात सही है। ठीक है, पूछा था गलत है ना, तो गलत को यहाँ पर देखते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ये गलत है, क्योंकि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है ना, एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का होता है ना। तो ये वाला गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है, सुमेलित ये करना है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधा होता है ना, सीधे सीधे जुड़ जाता है ना, ये R1 R2 R3 है ना। और समांतर क्रम में क्या होता है, बटम में होता है ना। तो ये 1 का 2 हो जाएगा, है ना, 1 का 2 हो गया। चलिए 1 का 2 देखते हैं, 3 ऑप्शन में। चलिए और देखना पड़ेगा। शक्ति, ये क्या होगा, शक्ति बराबर होता है, देखिए P बराबर W/T। अब P बराबर जो W/T होता है, इसके बराबर ये भी होता है क्या, V²/R भी होता है ना। तो V²/R हो जाएगा, यानी कि B का 4। प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये वाला होता है Fe3O4 है ना, Fe3O4। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है ना, इसका मिश्र धातु होता है D का 1 है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार के हेडलाइट के 10 वोल्ट के बल्ब से 8 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इतने समय में बल्ब द्वारा किसी ऊर्जा का उपभोग किया गया, तो कितना किया गया, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपभोग किया गया ऊर्जा का है ना। तो यहाँ पर देखिए W बराबर, यहाँ पर एक होता है क्या, V और Q है ना, V और Q, और इसी को क्या लिख सकते हैं, VIT है ना, क्योंकि Q बराबर होता है ना IT। तो VIT, तो V क्या है यहाँ पर 10, I क्या है, धारा जो है 5 है ना, 5, और गुना समय कितना है, 8 मिनट में है, लेकिन मीटर सेकेंड में बदल देंगे तो 8 गुना 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 8 पंचे 40, 4 छक 24 और 3 शून्य हो जाएगा, यानी 24,000 होगा ना, 24,000 यानी जूल, यानी कि 24 kg जूल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें और उसके अनुसार बताना आंसर कौन सा सही है। देखिए हीटर और फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में H बराबर I²RT पर कार्य करते हैं, ये बात सही है। शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत धारा में धारा का मान कम हो जाता है, ये गलत है। अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है ना, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, विद्युत धारा का मान अचानक बहुत बढ़ जाता है, यहाँ कम हो जाता है लिखा, ये गलत हो गया। तो केवल एक सही होगा, आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, विद्युत चुंबक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला क्या है, विद्युत चुंबक, ये क्या, ये एक अस्थायी चुंबक है, ये गलत है। ये क्या, अस्थायी चुंबक होता है, क्या अस्थायी चुंबक होता है ना, तो ये वाला गलत हो गया। ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, नहीं, विद्युत चुंबक है ना, ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करेगा, क्या, चुंबकीय प्रभाव पे ना, तो ये भी गलत हो गया। विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता उसके परिनालिका के ऊपर तारों के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, ये बात सही है। केवल 3 सत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अस्थायी चुंबक में अस्थायी चुंबक की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है, ये बात भी सही है। दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सिद्धांत पर कार्य करता है, बात सही है कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सही है। प्रत्यावर्ती धारा एसी का परिणाम एवं दिशा आवर्ती रूप से बदलता रहता है, तो ये भी सही है। दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से सही है, तो स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो ये बात सही है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, लोहे को जंग रहित रखने और संक्षारण से बचाव हेतु, ये भी सही है। जस्ते की परत लोहे पर चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या तो यसद लेपन कहा जाता है, ये भी सही है। ए R1 और R2 ये सब सही है, तो ए R1 R2 सब सही है। तो इसमें इस टाइप से दिया हुआ है क्या, ए R1 R2 सही है, ए R1 R2, ये किसी ऑप्शन में है नहीं मालूम, ये तीनों सही है। आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, तीनों सही है इसमें ना। नेक्स्ट क्या है, एक विद्युत परिपथ में R1 क्या है 10 ओम, R2 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इसे 24 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, तो इसमें एक जुड़े बल्ब की क्षमता क्या होगी। तो बल्ब की क्षमता निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए बल्ब की क्षमता यानी कि पावर जो है, शक्ति है, वो क्या होता है, W/T होता है ना। W/T को ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार आप एक फॉर्मूला यहाँ पर और लगाएंगे, क्या, VQ/T लिख सकते हैं। W बराबर VQ हो जाएगा ना, वोल्ट और आवेश है ना, गुणनफल के बराबर। और यहीं पर क्या लिखेंगे, VQ/, यहाँ पर देखिए Q/T का क्या होता है, Q/T हो गया क्या, I के बराबर है ना, I के बराबर हो गया। Q/T होता है I के बराबर, बताए थे ना पहले। Q बराबर क्या होता है, आवेश बराबर I × T, तो Q/T करेंगे तो I हो जाएगा, यानी इसी के बराबर क्या होगा, VI हो जाएगा। क्या यहाँ पर आ गया, क्या, VI। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखिए V आपको दिया हुआ 24 है ना वोल्ट, I निकालना है अब हमको, ये निकल जाएगा। तो I क्या होगा, I निकालना है यानी कि धारा निकालना है। I निकालेंगे कैसे, तो देखिए V बराबर IR, V बराबर IR होता है, ठीक है। I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V कितना दिया हुआ है 24, R कितना हो जाएगा, अब R यहाँ से निकालना है ना। R देखिए R1 और R2 दोनों दो प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी कि जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो किस परिपथ में, विद्युत परिपथ R1 R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कैसे होता है, 1 बाय है ना, 1/R1 + 1/R2 होता है, तो 1/10 और 1/40 करेंगे तो क्या निकलेगा, 1/10 और 1/40 यानी कि नीचे 40 हो जाएगा और ऊपर 5 यानी कि 5/40 यानी 8, यानी 8 आएगा मालूम। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 8 निकलेगा ना, तो 8 से इसको भागा दीजिए तो ये क्या निकल गया, 3 है ना। I बराबर क्या निकल गया, 3। तो V 24 दिया हुआ है और I 3 निकले, 24 दिया 72, 72 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। जो समझ में नहीं आया होगा फिर से एक बार देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैटरी या सेल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बात सत्य है। शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का छड़ कार्य करता है, ये सही है। लेड संचालक सेल एक द्वितीयक सेल है, ये बात भी सही है। लेड संचालक सेल जो है एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है, ये गलत है। अब देखिए इसको आसानी से कैसे याद रखना है आपको, रिचार्जेबल सेल मतलब रिचार्ज करते हैं आप, दूसरा बार यूज कर सकते हैं ना, तो जिसको दोबारा यूज कर सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक सेल बोलेंगे ना, क्या, द्वितीयक, दोबारा यूज करेंगे बार बार,
तो क्या होगा, द्वितीयक सेल कहलाएगा, ठीक है। तो रिचार्जेबल सेल मतलब क्या, रिचार्ज करेंगे दोबारा यूज करने के लिए, तो जैसे दोबारा यूज करेंगे द्वितीयक सेल में आएगा, प्राथमिक सेल में ये नहीं आएगा। यानी कि 3 सही है, 1 2 3 है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए असत्य कथन का चयन इसमें करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, ये सही है। चुंबकीय प्रेरण में फ्लेमिंग की बाएं हस्त नियमानुसार मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को दर्शाता है, तो ये बात सही है, ठीक है। फिर क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अच्छा ये बात सही है, इसको ध्यान कैसे रखना मालूम, जैसे कि बाएं हस्त का नियम जो है, तो एक होता है क्या, ऊपर हो गया, ठीक है, ये अंगूठा हो गया, ठीक है, अंगूठा। और फिर क्या है, आप जब लेफ्ट हैंड को जब आप निकालिएगा, नियम पढ़े होंगे, तो ये एक ऊपर हो गया, एक ये जो है जो मध्यमा उंगली होती है और अंगूठा के बीच का जो उंगली होता है ये हो गया, ठीक है, और एक ये वाला हो गया जो मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना है। देखिए ये क्या हो गया, सबसे ऊपर फादर है ना, एफ यानी फोर्स हो गया, और ये हो गया मैग्नेटिक चुंबकीय, और ये हो जाएगा करंट धारा, है ना, ठीक है। फादर मॉम चाइल्ड ऐसे याद रखना ना, ऊपर सबसे फादर, उसके बाद मॉम मम्मी है ना, उसके बाद मदर हो गया ये, और उसके बाद चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मध्यमा उंगली है वो क्या, चाइल्ड यानी सी से क्या होगा, करंट हो गया है ना, तो ये बताया विद्युत धारा की दिशा, तो ये करंट हो गया है ना, तो ये मध्यमा उंगली करंट हो गया, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। ये जैसे अंगूठा बोलता है तो बल हो जाता है ना, ये मैग्नेटिक क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत धारा को उच्च विभव से निम्न विभव में परिवर्तन हेतु किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसी से पकड़ना, स्टेप अप, अप बोला तो क्या करेंगे, अप जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं। यहाँ पर क्या लिखा, उच्च विभव से निम्न विभव में, ये गलत हो गया, निम्न विभव से उच्च विभव में जाएंगे ना, ये हुआ स्टेप अप। ये किसका होता है, स्टेप डाउन का होता है ना, तो स्टेप अप बोला तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पूछा था गलत कौन सा, यही वाला गलत होगा, आंसर क्या होगा, 14 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सही है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में माइकल फेराडे ने किया था, और इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व है जो निम्न कण किरण उत्सर्जित करता है। यूरेनियम जो रेडियोधर्मी तत्व से क्या क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है। 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपको हम बता दिए, सब्जेक्ट वाइज आपको केमिस्ट्री का बता दिए, फिजिक्स का बता दिए, और भी आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट। देखिए बायोलॉजी का जो है ना, वो आपको अलग अलग चैप्टर वाइज, मतलब एक ही वीडियो में नहीं बताएं, ठीक है, लेकिन बताया हुआ है, जो लोग नहीं देखें वो उसको देख लीजिएगा। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या मालूम, जो सब्जेक्ट वाइज जो बचा हुआ है, जो आपको हम नहीं करवाएं, वो वाला कोशिश करेंगे पहले वो करवाएं, ठीक है। तो वो आप चैनल पर बने रहे, तो सब्जेक्ट वाइज हम आपको फास्ट रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक भी वीडियो में आपका पूरा एक सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से अब डेली टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से ना, यानी कि 5 आपको मई से डेली एक टेस्ट सीरीज होगा, तो कोशिश करेंगे उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जय हिंद दोस्तों।